डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हमने आपको डिस्कस करवाए हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, यानी कि पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स डिस्कस किया है। एक टॉपिक ये हुआ है आपका, और दूसरा जो आपके पास हो रहा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के अंदर जाके ये देखेंगे कि उनकी नशोनुमा या उनकी जो अफजाइश है वो कैसे होती है, यानी कि एनिमल्स अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, या एनिमल्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो कैसे पैदा करते हैं। तो सबसे पहले इनमें एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, मेल और फीमेल से गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। अब मेल से कौन से गैमीट्स पैदा होते हैं, उनका नाम स्पर्म होता है, और जो फीमेल है ये एग्स प्रोड्यूस करती है। अब एग्स और स्पर्म का बनना गैमीट फॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ हमने लिखा है कि स्पर्म एंड एग्स फॉर्मेशन। एग्स और स्पर्म जब तैयार होते हैं इसे क्या कहा जाता है, गैमीट्स फॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरा आपके पास ये पहला स्टेप है। दूसरा आपके पास होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, अगर वो फ्यूज्ड होते हैं, एग और स्पर्म फ्यूज्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें हमने लिखा कि एग एंड स्पर्म जो हैं वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे। अब देखें, जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज्ड होते हैं देन व्हाट विल बी फॉर्म्ड, क्या बनेगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर तैयार होती है उसे जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, अगर ये आपस में फ्यूज्ड ना हो तो ये गैमीट्स कहलाएंगे, यानी कि एक एग होगा आपके पास और एक जो होगा वो स्पर्म होगा। अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो हम उसे जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो थर्ड जो स्टेप आपके पास होगा उसे कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ जाइगोट, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या होगा, अब डिवाइड होगा, उसकी तकसीम होगी। जब उसकी वो एक सेल पर मुश्तमिल है तो उससे मुख्तलिफ और सेल्स जो होंगे वो तैयार होंगे, उन्हें हम नाम देंगे ब्लास्टोमेयर्स। क्या नाम देंगे, ब्लास्टोमेयर्स कहेंगे। तो क्लीवेज की क्या डेफिनेशन बनेगी कि जाइगोट्स डिवाइड होते हैं, ब्लास्टोमेयर्स आर फॉर्म्ड, ब्लास्टोमेयर जो हैं वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं। उसके बाद क्लीवेज के बाद जो स्ट्रक्चर आपके पास आती है उसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जर्म सेल्स और फॉर्म्ड, या जो जर्म लेयर्स होती हैं जब वो तैयार होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस का नाम है, स्टेज का नाम गैस्ट्रुला होता है। इसमें जर्म लेयर्स को हम जाके देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि 5 जो स्टेप आपके पास मौजूद है उसे आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। देखें लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑर्गेनो, आगे लिखा हुआ है जेनेसिस। तो ऑर्गेनो ऑर्गन को कहते हैं, जेनेसिस हम जेनेसिस कहते हैं प्रोडक्शन को, जिसमें ऑर्गन्स जो हैं वो तैयार होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस में बॉडी ऑर्गन्स जो होंगे वो तैयार होते हैं। ऑर्गेनो ऑर्गन है, ठीक है। जेनेसिस जो लफ्ज़ है इसे प्रोडक्शन कहते हैं, सिस आगे लिखते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस को शो करता है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होंगे, तैयार होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है उसकी ग्रोथ। अब ग्रोथ हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि इंसान का जो साइज़ है जैसे इंक्रीज़ होता जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते होते हैं। और ये परमानेंट चेंज होता है, जैसे हम पहले बच्चे होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, तो अब दोबारा हम वही बच्चे नहीं बन सकते, या साइज़ हमारा छोटा नहीं हो सकता, तो हम उसी को ग्रोथ कहते होते हैं। यानी कि ऑर्गन एक दफ़ा इंक्रीज़ हो गए हैं, आप एडल्ट बॉडी की तरफ चले गए हैं, तो आप उसे क्या नाम देंगे, ग्रोथ कहेंगे।
फर्स्टली अगर आप देखें तो जब एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो उसका तकरीबन जो साइज़ होता है वो 21 इंच के बराबर होता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ के क्या हो जाता है 6 फुट तक चला जाता है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ऑर्गन इंक्रीज इन साइज़, ऑर्गन जो होते हैं वो साइज़ में बढ़ जाते हैं, एडल्ट बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ये सारे क्या कहलाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स में उनके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप गैमीट फॉर्मेशन होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, तीसरा आपके पास क्लीवेज है, चौथा गैस्ट्रुलेशन है, पांचवा ऑर्गेनोजेनेसिस है और छठा जो होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब इसमें डिस्कस ये भी किया जाता है कि व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियोलॉजी 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, एक एम्ब्रियो है, एक लॉजी है। ठीक है, एक एम्ब्रियो दूसरा लॉजी। एम्ब्रियो और लॉजी का मतलब क्या होता है, तो लॉजी कहते हैं स्टडी को। ठीक है, लॉजी मीन स्टडी होता है, एम्ब्रियो को कहते हैं, यानी कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो का मुताला करेंगे, वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। या स्टडी ऑफ एम्ब्रियो भी आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, तो हम उसे कहते हैं सिंगल एग इज कन्वर्टेड। ठीक है, एक सिंगल एग है, जब वो ट्रांसफर हो जाता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप एक मुर्गी देखते हैं वो एक अंडे से तैयार होती है, तो अब जो एग है ये प्रिमिटिव सेल कहलाता है, सिंगल सेल है, उस एक सेल से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को आप जाके देखते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। यानी कि सिंगल एग आर कन्वर्टेड इनटू हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से भी बहुत ही अहम है और अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में ये आया रहता है, डेवलपमेंट ऑफ चिक है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिक के एक मुर्गी का जो चूज़ा आप देखते हैं उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। फर्स्टली जो स्टेप होता है उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ा है कि एग और स्पर्म आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यही बात आपने यहाँ भी लिख देनी है कि स्पर्म और जो एग होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होते हैं कि फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, बर्ड्स के अंदर, परिंदों के अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल है आया कि एक्सटर्नल है। तो आपने याद रखना है इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल होती है। यानी कि मुर्गी के जो अंडे हैं, ठीक है ना, इनमें जो स्पर्म और एग होते हैं ये फ्यूज्ड कहाँ होते हैं, इनटू द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो ओविडक्ट, इसके अंदर एक ट्यूब होती है, फीमेल ओविडक्ट कहते हैं, उस ट्यूब के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो एग होगा ये आगे एक शेल मेम्ब्रेन से गुजरेगा। ठीक है, जैसे ही ये शेल मेम्ब्रेन से गुजरेगा वहाँ पे शेल मेम्ब्रेन जो होगी उस एग के ऊपर एक शेल खारिज कर देगी, यानी कि एक शेल जो होती है वो सक्रीट कर देती है। ठीक है, जैसे वो शेल सक्रीट हो जाएगा तो एक एग की शक्ल आपके पास आ जाती है, या ये एग जो होता है वो मुर्गी के कुलैका से क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गई है, बाकी जो उसकी डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होगी, वो आगे हम चल के देखते हैं। अब इसमें देखें प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो प्रोसेस और स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम नाम देते हैं इनक्यूबेशन। ठीक है, क्या नाम देते हैं, इनक्यूबेशन। अब इनक्यूबेशन का प्रोसेस कहाँ होगा, ये आप एक आर्टिफिशियल मशीन भी ले सकते हैं, उस मशीन का नाम इनक्यूबेटर होता है, और जो पीरियड कहलाता है इस पीरियड को हम नाम देते हैं इनक्यूबेटिंग पीरियड। ठीक है, इस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, इनक्यूबेटिंग पीरियड कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है इनक्यूबेशन। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनक्यूबेशन। ठीक है, इनक्यूबेशन में क्या होगा, एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है।
ठीक है। इनक्यूबेटर अगर आप एक मशीन ले लेते हैं तो उसमें भी आप एक टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। वो टेम्परेचर क्या होता है? वो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, यानी कि 36 और 38 के दरमियान में। इट्स मीन दैट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर होता है। अब जो मुर्गी होती है, जब हैचिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि वो नेचुरल है इनक्यूबेटिंग प्रोसेस। और ये जो आप कर रहे होते हैं इनक्यूबेटर्स के अंदर, ये आर्टिफिशियल इनक्यूबेटिंग प्रोसेस जो होता है वो मौजूद होता है। इसमें टेम्परेचर को फिक्स किया जाता है। वो टेम्परेचर जो होता है 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन कहते हैं। अब जब इनक्यूबेशन के लिए एग्स जो होती हैं वो चले जाती हैं, यानी कि हैचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो असल में चिक की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। कहने का हमारा मकसद ये है कि अंडे जो हैं, अंडे के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जब आप इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तब प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। पहला काम अब उसके अंदर क्या होगा? पहला काम उसके अंदर होगा क्लीवेज। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो जायगोट है। ठीक है, तो जायगोट, जब आप उस मुर्गी के अंडे जायगोट को देखते हैं तो जायगोट की तकसीम होगी। उसमें जायगोट की क्या होगी? तकसीम। इसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ जायगोट कहते हैं। अब डिवीजन ऑफ जायगोट हो जाएगी, तकसीम होगी, उसमें एक क्लीवेज बनती है। उस क्लीवेज का नाम होता है डिस्कॉइडल क्लीवेज। ठीक है, डिस्कॉइडल क्लीवेज में क्या होती है? सेल डिवीजन को लिमिटेड कर दिया जाता है, महदूद कर दिया जाता है स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तक। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? कि आपके पास प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? तो हम इसे लिविंग सब्सटेंस कहते हैं या लिविंग कंटेंट्स भी कहा जाता है। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये बर्ड्स एग के अंदर स्मॉल डिस्क और सेल डिवीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। इसे हम डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं। दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ यॉक एट एनिमल पूल, यानी कि जो यॉक की सतह के ऊपर आपको मिलेगी। तो हम इसे क्या नाम देंगे? डिस्कॉइडल क्लीवेज या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं कि ये आपके पास जो होती है इस तरह एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है? मौजूद होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? अब इसमें फर्स्ट टू क्लीवेज, यानी कि पहली जो दो क्लीवेज होती हैं या प्लेन्स होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा प्लेन होगा वो हॉरिजेंटली पैरेलल होगा। उसके बाद ऐसा ऐसा जो क्लीवेज होगी वो इरेगुलर होती जाएगी। वहाँ पे ब्लास्टोमेयर्स जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। ब्लास्टोमेयर जैसे बनेंगे, यानी कि मुख्तलिफ सेल्स वहाँ पे जब तैयार हो जाएंगे तकसीम होने के बाद, यानी कि ये एक सेल है, ये आप दो में तकसीम हो गया देखें, फिर ये आपके पास मुख्तलिफ सेल्स के अंदर क्या हो गया? तकसीम हो गया। ये ब्लास्टोमेयर्स बनाता जा रहा है। तो स्टेज चेंज हो जाएगी, क्लीवेज से मरुल्ला स्टेज में हम चले जाएंगे। यानी कि अब जो स्टेज होगी दूसरी होगी क्लीवेज के बाद, उसे क्या कहा जाएगा? मरुल्ला स्टेज कहा जाएगा। मरुल्ला स्टेज का मतलब ये होता है कि राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, ये गोल होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। ठीक है, इस तरीके के सेल्स जो होंगे वो आपके पास मौजूद होंगे और हम इन्हें क्या नाम देंगे? मरुल्ला स्टेज कहेंगे। इनमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगी। ये बिल्कुल आपको गोल भी नज़र आ रहे हैं। तो ये डिस्क शेप मास ऑफ सेल्स होते हैं। ये जो मास ऑफ सेल्स होते हैं, 2 और मोर लेयर थिकनेस, यानी कि एक या एक से ज़ायद जो तह होती है, इतने ही ये क्या होते हैं? मोटे होते हैं। अब लेयर्स जो इनमें बनती हैं उन्हें हम ब्लास्टोडर्म्स कहते हैं। ये बिल्कुल यॉक के करीब होते हैं। अब इन ब्लास्टोडर्म्स की अगर किस्में देखें तो वो दो होती हैं। एक को हम स्मॉलर कहते हैं, दूसरे को फ्लैट या लार्जर भी कहा जाता है। और पहली जो होती है वो सेंटर में होती है, दूसरी जो होती है वो एक साइड पे, या इसे हम पेरिफेरी कहते हैं कि ये पेरिफेरी स्ट्रक्चर पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब ब्लास्टुला स्टेज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यानी कि सेल जो होंगे वो अलग हो गए हैं। तीसरी जो स्टेज आपके पास स्टार्ट होगी उसे हम नाम देंगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में ये होते हैं कि एम्ब्रियो की एक स्टेज है जिसमें एक कैविटी तैयार होती है। ठीक है, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। याद रखिएगा, ब्लास्टोसील का मतलब भी यही है। ब्लास्टुला से है और सील हम कहते हैं किसी कैविटी को। ठीक है, तो ब्लास्टोसील यानी कि एक ऐसी कैविटी का तैयार होना
जो एम्ब्रियो स्टेज के दौरान मौजूद होती है और सेगमेंटेड कैविटी होती है, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टुला स्टेज कहेंगे। मरूला क्योंकि थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद ये फौरन चेंज हो जाता है किसके अंदर? ब्लास्टुला के अंदर। क्यों? इसमें एक लेयर बन रही होती है जिसे हम नाम देते हैं ब्लास्टोडर्म, और इसमें डिस्काइडल कैप ऑफ सेल्स होते हैं और ये ब्लास्टोसील के ऊपर मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, उस जंक्शन को हम जोन ऑफ जंक्शंस कहते होते हैं। ब्लास्टोडर्म के बिल्कुल मेरिजिनल जो एरिया होते हैं वहां से वो अनडिटैच हो जाता है यॉक से, और उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या नाम देंगे? जोन ऑफ जंक्शन भी कहेंगे, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये ब्लास्टोडर्म के साथ क्लोजली एडहेरेंट होते हैं यॉक के साथ, तो इसे क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ जंक्शन भी कहा जाएगा। अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज जोन ऑफ जंक्शन? जोन ऑफ जंक्शन होता क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो होते हैं उसे कहते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है, जो प्रोसेस होता है वो आपके पास गैस्ट्रुलेशन होता है। ये आपके पास 4 स्टेज कहलाती है। इसमें गैस्ट्रुलेशन की तारीफ हम इस तरीके से करते हैं कि मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स इनटू लेयर्स इन द एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो के अंदर सेल्स की जो हरकत है या दोबारा जो उसकी तरतीब होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। अब इनमें हमेशा 2 लेयर्स तैयार होती हैं और 2 एरियाज बनते हैं। ठीक है, वो 2 एरियाज और जो 2 लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं एपीब्लास्ट। एपी हमेशा याद रखिएगा एपिक से होता है लफ्ज़, ब्लास्ट लेयर्स को कहते हैं अपर लेयर, यानी कि ऊपर वाली जो लेयर होगी उसे हम क्या नाम देते हैं? एपीब्लास्ट कहते हैं। इसी तरह अगर हैपोब्लास्ट आता है तो हैपो लोअर लेयर को कहते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीब्लास्ट अपर लेयर होते हैं, ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म को तैयार करते हैं, और जो हैपोब्लास्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? हैपो मीन लोअर, एपी मीन अपर। अपर लेयर जो होगा वो है एपी लेयर कहलाएगा, और जो लोअर लेयर होगा वो हैपो लेयर कहलाएगा, हैपोब्लास्ट कहलाएगा। तो इसमें एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म और मेसोडर्म हमेशा तैयार होती है। जो हैपोब्लास्ट होती है ये हमेशा एंडोडर्म को क्या करती है? तैयार करती है। ये 2 लेयर्स तैयार होती हैं गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में, और 2 एरियाज होते हैं। एक को हम कहते हैं एरिया पेलुसिडा और एक को कहते हैं एरिया ओपेका। ठीक है, अब एरिया पेलुसिडा जो होता है वो पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप्स under the central cells of blastoderm. This fluid raises the cells of blastoderm of the yolk and it gives area translucent appearance, यानी कि नीम शफाफ जो सतह आपको उस एग के अंदर नज़र आ रही होती है, उस एरिया को या उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं एरिया पेलुसिडा। और जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा होता है और यॉक से अलहदा भी नहीं हो रहा होता, उसे कहा जाता है एरिया ओपेका। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। गैस्ट्रुलेशन में यानी कि 2 लेयर्स हैं, 2 एरियाज़ हैं। 2 लेयर्स कौन सी होती हैं? एपीब्लास्ट होती है और हैपोब्लास्ट होती है। और एरियाज़ में क्या होता है? एक एरिया पेलुसिडा होता है और एरिया ओपेका होता है। थैंक यू।